मैं इस वक्त साथ वालों की दीवार फलांगने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हमारी गेंद उनके घर चली गई थी और नीचे उनके गेट पर ताला लगा हुआ था। इसलिए मैंने अपनी छत से उनकी छत पर फलांगने की कोशिश की। इस कोशिश में मेरे घुटने और कोहनियाँ छिल गई थीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश में लगी हुई थी और बहुत मुश्किल से मैं दूसरी तरफ उतरी। अपनी बॉल ढूंढकर दोबारा अपनी छत पर फेंकी और फिर बहुत मुश्किल से उस तरफ से चढ़कर दोबारा अपने घर की तरफ कूदी थी। मेरा मिशन कामयाब हुआ था। जितने भी बच्चे वहाँ पर मेरे साथ खेल रहे थे वो सब मोहल्ले के बच्चे थे और रोज़ मेरे साथ खेलने के लिए आते थे। उन सबको मैं अपने घर खेलने के लिए बुला लेती और फिर उनके साथ घंटा घंटा भर खेलती रहती। उनकी माँ को भी खबर होती थी, लेकिन जब उन्हें ज़्यादा समय लग जाता तो उनकी माएँ बारी बारी डांट डपट कर उन्हें ले जाती। उनके जाने के बाद मैं भी थक हार कर लेट जाती और फिर थोड़ी देर के बाद किसी नई शरारत में लग जाती। मैं ऐसी ही थी, हर वक्त शरारती और शौक चंचल। मैं टिककर बैठना जानती ही नहीं थी। मेरी नानी कहा करती थी कि तुम में कोई पारा भरा हुआ है, इसी वजह से तुम टिककर नहीं बैठती हो। नानी की बात सुनकर मैं हंस देती और कहने लगती, नानी, इसी का नाम तो जिंदगी है। नानी मुझे नसीहतें करती रहती कि लड़कियों को हमेशा सुलझे हुए अंदाज में रहना चाहिए, उन्हें इस तरह उछल कूद नहीं करनी चाहिए, इस तरह उन्हें जमाना अच्छा नहीं समझता। नानी अक्सर मुझे ये नसीहतें करती रहती, लेकिन मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती और अक्सर अपनी नानी के गले में बाजू डालकर उन्हें गाल पर प्यार कर लेती और नानी का गुस्सा एकदम से झाग की तरह बैठ जाता था। वो भी क्या करती, उनकी तवज्जो सिर्फ मैं ही थी। दरअसल मेरी पैदाइश के समय ही मेरी माँ मर गई थी, इसलिए पापा के घर में मेरी कोई हैसियत नहीं रही। पापा मुझसे मोहब्बत तो करते थे, लेकिन मुझे देखकर उन्हें मेरी माँ की याद आती थी। इसलिए शुरू से ही मेरी नानी ने ही मुझे संभाला था और फिर पापा की इजाज़त से वो मुझे अपने साथ अपने घर ही ले आई। मामा और मामी के साथ रहते हुए नानी ने मुझे पाल पोस कर जवान किया। हालांकि मामी को मेरा इस तरह यहाँ पर रहना पसंद नहीं था। वो अक्सर गुस्से में बड़बड़ाती रहती और नानी के साथ लड़ाई झगड़ा करती। उनका कहना था कि मामा की इतनी तनख्वाह नहीं है कि वो यूं दूसरों के बच्चे पालती फिरें। घर का खर्चा पूरा करने में मुझे दिक्कत होती है। मामी अक्सर नानी के साथ उलझी रहती, लेकिन नानी का कहना था कि मेरे पति की पेंशन आती है और मैं अपना खाना खुद बना लिया करूंगी, इसलिए मेरे लिए फिक्र मत करो। लेकिन मामा इस सारी बातों के बीच खामोश तमाशाई थे। पहले दिन से लेकर आज तक नानी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। यूं नानी की बेतहाशा लाड की वजह से मैं बहुत ज़्यादा शरारती हो गई थी। कुछ अपने अंदर के अकेलेपन और तन्हाई को दूर करने के लिए भी मैं शरारतें करती रहती। मेरे मामा मामी अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने ही नहीं देते थे। वो अपने बच्चों को मना करते कि इससे बात ना करें। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं उनसे उलझ पड़ती। फिर नानी मुझे समझाती तो मैं चुप हो जाती, लेकिन अक्सर ऐसा होता कि मैं मामी के साथ लड़ने पहुंच जाती थी। मामी भी बेभाव की सुनाती और कहती हैं कि तुम्हारे बाप ने तो पलट कर खबर तक नहीं ली और दूसरी शादी रचाकर बैठ गया है, जबकि उसे पता था कि उसकी एक बेटी भी है, लेकिन उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा और तुम्हें यूं तुम्हारी नानी के सर पर डालकर अपने हाथ झाड़ कर बैठ गया है। मामी के मुंह में जो आता वो मुझे बोल देती और मैं एकदम अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से हट जाती। उसके बाद मैं या तो छत पर आकर बैठी रहती या फिर अपनी पसंदीदा जगह पिछले आंगन में जाकर बैठ जाती। मैं अपनी हैसियत को अच्छी तरह पहचानती थी। मैं जानती थी कि मेरे बाप ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो हालात अलग होते, लेकिन पापा ने मुझे नानी के हवाले करके दोबारा मेरी खबर भी नहीं ली थी। बाद में किसी रिश्तेदार से ही पता चला था कि पापा ने दूसरी शादी कर ली है। नानी ने अपने तौर पर यह खबर मुझसे छुपाई हुई थी, लेकिन मैंने सुन लिया था। मैंने नानी के सामने कभी इस बात को जाहिर नहीं किया। अफसोस तो नानी को भी था, क्योंकि कुछ दिन तक नानी मुरझाई हुई सी रही थी। मैं तो पहले भी अपने पापा का नाम नहीं लेती थी, लेकिन अब इस हादसे के बाद दोबारा कभी मैंने उनके बारे में नहीं पूछा था। हाँ, दिल ही दिल में मुझे वो याद आते थे। उनकी तस्वीर नानी के पास पड़ी हुई थी। मेरी माँ की शादी की तस्वीरें, उनके बाद की काफ़ी तस्वीरें मौजूद थीं, जिन्हें मैं देखती तो एक एक जख्म रिसने लगता। मैं खुद से ही शिकवा करती कि आखिर मैं इस दुनिया में आई ही क्यों। लेकिन फिर मैं दुनिया दिखावे को ही शरारती और एकदम अपनी मौज मस्ती में रहने वाली मारिया बन जाती। नानी कहती कि मेरी पैदाइश से पहले ही मेरी माँ ने मेरा नाम सोच लिया था। उनका कहना था कि अगर बेटी हुई तो मारिया नाम रखूंगी, और जब मैं पैदा हुई तो मेरी नानी ने मेरा नाम मारिया रख दिया, क्योंकि ये मेरी माँ की ख्वाहिश थी। मुझे अपने नाम से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि ये नाम मेरी माँ का दिया हुआ नाम था।
मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे नानी मुझे गाहे बगाहे समझाती रहती। उनका कहना था कि लड़कियों को हमेशा अच्छे ढंग में रहना चाहिए, उन्हें धीरे बोलना चाहिए, धीरे हंसना चाहिए, धीरे चलना चाहिए, घरदारी में निपुण होना चाहिए। लेकिन मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें अपने साथ खिलाती रहती और उनके साथ खूब शोर मचाती। नानी मेरी इस आदत से बहुत चिढ़ती थीं, लेकिन मुझे रोक नहीं पाती थीं। वो बच्चे भी जैसे इंतजार में होते। मैं जैसे ही उन्हें पुकारती वो सब के सब भागे चले आते। उन्हें भी मेरे साथ खेलने का इंतजार रहता था। हम इसी छत पर खेलते रहते। लेकिन आज बच्चे मुझसे कहने लगे कि हमारी गली में जिस घर में अमरूद का पेड़ लगा हुआ है वहाँ पर अब फल आने लगे हैं। अमरूद तो मुझे बहुत पसंद थे और मैं अक्सर जब भी वहाँ पर फल आते तो चोरी छुपे जाकर तोड़ लेती। आज भी मैंने बच्चों की बात सुनी और उन्हें अपने साथ शामिल करके अमरूद वाले घर की तरफ बढ़ गई। हालांकि नानी ने मुझे कई बार मना किया था कि वहाँ से जाकर अमरूद मत तोड़ा करो, उस घर में कोई नहीं जाता, बरसों से खाली पड़ा हुआ है। लेकिन मैं क्या करती, मेरी जबान को अमरूदों का चस्का लगा हुआ था और इतनी बड़ी होने के बावजूद मैं इसी तरह की बचकाना हरकतें करती थी। अब भी मेरी नानी की नसीहत को मैंने बिल्कुल नज़रअंदाज किया और बच्चों को लेकर उस पेड़ के नीचे पहुंच गई। मैंने नीचे से 2-3 पत्थर मारे लेकिन अमरूद नहीं टूटे। अब मैं सोच रही थी कि किसी तरह से पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊं और फिर मैंने एक बच्चे की पीठ के ऊपर चढ़कर दीवार के ऊपर हाथ रखा और उछलकर दीवार पर बैठ गई और फिर उस पेड़ के ऊपर से अमरूद तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगी। जब मैंने देखा काफ़ी सारे अमरूद जमा हो गए हैं तो मैं नीचे कूदी और बच्चों को लेकर वहाँ से भाग आई। घर आकर हम सीधे छत पर चले गए थे और वहाँ बैठकर अपने दुपट्टे से अमरूदों को साफ कर करके खाए। उस जैसे मज़ेदार रसीले अमरूद कहीं और नहीं मिलते थे। अभी उन्हें खाते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इतनी देर में ही शाम होने लगी थी। मैंने सब बच्चों को घर जाने के लिए कहा क्योंकि उनकी माँ की खास नसीहत थी कि शाम होने से पहले पहले बच्चों को घर भेज दिया करो। इसलिए बच्चों को भेजकर सीढ़ियाँ उतरकर मैं नीचे आई और जैसे ही सीढ़ियों का गेट बंद करने के लिए पलटी, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर बैठा हुआ है। मुझे लगा शायद कोई बच्चा ऊपर छत पर रह गया है। लेकिन मैंने दोबारा आंखें झपकाकर देखा तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है। मैं वापस नानी के पास चली गई। नानी उस समय किचन में खाना बना रही थीं। मुझे नानी को इस उम्र में भी काम करते देखकर बहुत दुख होता था। मेरी नानी इस उम्र में भी मेरे लिए अपने लिए अलग खाना बनाती थीं। जब से मामी ने उन्हें ताने देना शुरू किए थे तब से नानी मेरा और अपना खाना खुद अलग बनाती थीं। हालांकि मैं 15 साल की हो चुकी थी लेकिन अपने बचपने की वजह से मैं अभी तक किचन में नहीं जाती थी। नानी लाड प्यार में मुझे समझाती तो थी लेकिन कभी उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की थी। इसलिए मैं नानी की इस कमजोरी का फ़ायदा उठाती थी। अब भी नानी खाना बनाकर लेकर आई तो मैंने और नानी ने मिलकर खाना खाया। एक बात तो मानने वाली थी कि नानी के हाथ में बहुत ही स्वाद था। खाना खाकर नानी सोने चली गई, इसलिए मैं टीवी लगाकर बैठ गई। कुछ ही देर टीवी देखते हुए गुजरी थी कि अचानक मुझे अपनी आंखों के सामने एक काला सा साया महसूस हुआ। मैंने हाथ से साये को पीछे झटका लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने कोई साया है। मुझे लगा शायद मुझे नींद आ रही है इसलिए आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ देर टीवी देखते रहने के बाद मैंने टीवी बंद किया और छोटी लाइट ऑन करके सोने के लिए चली गई। हालांकि मैं रात के 12 बजे तक करवटें बदलती रहती थी लेकिन नींद नहीं आती थी। आज भी मैं सोने के लिए लेट गई लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अभी मुझे लेटे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि एकदम ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई आया है। नानी के अलावा मेरे कमरे में और कोई नहीं आता था। मैंने आवाज़ लगाई, नानी क्या आप हो? लेकिन मेरी आवाज़ लगाने पर कोई भी नहीं बोला था। तो मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मैं एकदम डर सी गई थी। मैंने जल्दी से लाइट ऑन कर दी। कमरा एकदम खाली था। मैंने नज़रें घुमाकर देखा, मेरे अलावा इस कमरे में कोई भी नहीं था। फिर मुझे किसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और इसीलिए नानी के पास चली आई। नानी ने मुझे ऐसे बेवक्त अपने पास आते देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ मारिया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने नानी से कहा कि दरअसल मैं डर गई हूँ, अब नींद भी नहीं आ रही, इसीलिए आपके पास चली आई। मुझे पता था अभी आप जाग रही होंगी। नानी ने हाँ में सर हिला दिया और इशारे से मुझे अपनी गोद में सर रखने के लिए कहा। मैंने नानी की सर में गोद रखा तो नानी मेरे बालों में उंगलियां फिराने लगीं और धीरे धीरे कुछ पढ़ पढ़ कर मेरे ऊपर फूंकती रहीं। मुझे एकदम बहुत सुकून का एहसास हुआ और मैंने आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर बाद मैं नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी। अगले दिन मैंने स्कूल से आकर दोबारा बच्चों को इकट्ठा किया और छत पर खेलने चली गई। मैं अब 10वीं क्लास में पढ़ती थी और मेरे इम्तिहान भी सर पर थे।
नानी अक्सर मुझे डांटती रहती और कहती कि पहले इम्तिहान पास कर लो, उसके बाद चाहे जितनी भी लंबी छुट्टियां हों खेलती रहना। लेकिन नानी की बात का मुझ पर कम ही असर होता था। अभी अभी मैं अपनी पढ़ाई की टेंशन भुलाए छत पर बच्चों के साथ खेल रही थी कि एकदम मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे छत की सीढ़ियों पर फिर कोई बैठा है। मैंने अपनी पलकों को झपकाकर दोबारा देखा तो अब वहां पर कुछ भी न था, लेकिन तब तक मेरा ध्यान खेल की तरफ से हट चुका था और इतने में मैं आउट हो चुकी थी। बच्चों ने मिलकर शोर मचा दिया क्योंकि मैं बहुत ही कम आउट होती थी। बच्चे मुझे जब भी आउट करते तो बहुत खुश होते। उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं आउट होकर बाहर आकर एक तरफ खड़ी हो गई। मैंने बच्चों के साथ बहस भी नहीं की थी। मेरा ध्यान सीढ़ियों पर बैठे उस आदमी की तरफ था जो पहले दिखाई दे रहा था लेकिन अब वहां पर नहीं था। मैं सोच में पड़ गई, ना जाने वो मुझे नजर आया भी था या बस मेरी आंखों का धोखा था। आखिर मेरे साथ क्या हुआ था? कई दिन तक मैं इसी उलझन में रही, लेकिन फिर सब कुछ झटक दिया क्योंकि उन्हीं दिनों मेरे इम्तिहान भी शुरू हो गए और मैं अपने सारे गेम भुलाए पढ़ने में बिजी हो गई थी क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई के मामले में ऐसी गलती नहीं करती थी। भले सारा साल मैं खेलती रहती, लेकिन पेपरों के दिन मैं पूरी जान लगा देती थी। मेरा दिमाग बहुत तेज था, इसलिए मैं आखिर में ही मेहनत करके बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो जाती थी। अब भी ऐसा ही हुआ। पेपर मैं दिन रात मेहनत की और जैसे ही पेपर ख़त्म हुए तो मैंने सूख का सांस लिया और अब दोबारा से मेरी वही शरारतें शुरू हो चुकी थीं। मैं थी, मेरी नानी थी और मेरी शरारतें थीं। एक दिन मेरी नानी कहने लगी, तुम अब थोड़ा सीरियस रहा करो, अब तुम बड़ी हो रही हो, लेकिन तुम तो अभी वैसी की वैसी हो। मैंने हंसते हुए कहा, नानी भला मैं क्यों बदलूं, मुझे तो ऐसे ही रहना है। और आप आज कड़ी पकौड़ा बना लें, मेरा बहुत दिल कर रहा है। मैंने नानी को साथ लगाई ये फरमाइश दाग दी। नानी ने उस वक्त इनकार कर दिया, कहने लगी, अभी नहीं, कुछ दिन बाद बनाऊंगी। तुम कौन सा मेरी बात मानती हो जो मैं फौरन तुम्हारी बात मान लूं। लेकिन शाम को जब मैं खाना खाने बैठी तो मेरे सामने कड़ी पकौड़े की प्लेट सजी हुई थी। मैंने शरारतन नानी की तरफ देखा और पूछा, नानी कड़ी तो कुछ दिनों के बाद बनी थी। तो नानी कहने लगी, अरे वो तो मेरा भी दिल चाह रहा था, इसलिए मैंने अपने लिए बनाई है, तेरे लिए कुछ दिन बाद ही बनाऊंगी। ऐसा ही जवाब दिया तो मैं खिलखिलाकर हंस दी थी। अगले दिन दोपहर का समय हुआ और मेरे मोहल्ले वाले सब दोस्तों के आने का समय था। इतने में गेट की बेल बजी तो मैं फौरन गेट की तरफ भागी थी। नानी ने पीछे से आवाज भी दी कि धीरे चलो, लेकिन मैं गेट के पास जाकर ही अपनी ब्रेक लगाई थी। मैंने फौरन दरवाज़ा खोल दिया क्योंकि मेरा ख्याल था कि गली वाले बच्चे खेलने के लिए आए होंगे, लेकिन सामने देखकर मेरे हैरत की हद ना रही। वहाँ पर गली वाले बच्चे नहीं बल्कि एक जवान खूबसूरत लड़का खड़ा था। मैं थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई और जल्दी से दुपट्टा ठीक करके एक तरफ को हो गई। मैंने पूछा, किससे मिलना है? उसने 2 मकान छोड़कर मिश्रा अंकल के बारे में पूछा तो मैंने कहा, हाँ वो 2 घर छोड़कर ही उनका मकान है। ये सुनकर वो आगे की तरफ चल दिया। उसके चेहरे को देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। इतने में नानी की आवाज़ आई कि दरवाजे पर कौन था। मैं उन्हें ये कहती हुई ऊपर छत पर चली गई कि कोई लड़का मिश्रा अंकल के बारे में पूछ रहा था। छत पर आकर भी मेरे दिमाग में वही लड़का सवार था जो मुझे देखा भाला लग रहा था। मैं इधर उधर टहलने लगी और फिर अचानक मेरी नज़र सामने सीढ़ियों पर पड़ी थी और मुझे हैरत का तेज झटका लगा जब मुझे याद आया कि मैंने उस लड़के को कहाँ देखा था। दरअसल वो लड़का कुछ दिन पहले सीढ़ियों पर ही तो बैठा हुआ था और उन दोनों की शक्ल इतनी मिलती जुलती थी। मुझे यही लगा कि वो सीढ़ियों पर बैठा हुआ आदमी ही था, इसीलिए तो वो मुझे देखा भाला लगा था। लेकिन ये सोच कर ही मेरे पूरे शरीर में डर की एक तेज लहर दौड़ गई थी कि अगर गेट पर आने वाला लड़का और सीढ़ियों पर बैठा हुआ लड़का एक ही था तो फिर उस दिन हमारे घर पर कैसे आया। और अभी सीढ़ियों की तरफ देखते हुए भी मुझे फिर से डर महसूस हो रहा था। इसलिए जैसे ही बच्चे खेलने के लिए आए तो मैंने पहले से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और मैंने उन्हें भगा दिया और नीचे नानी के पास चली आई। नानी ने जो मुझे यूं इस समय देखा तो हैरान हुई और कहने लगी, क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है? मैंने सुस्ती से एक तरफ बैठ गई और कहने लगी, नहीं तबीयत तो ठीक है, बस ना जाने दिल क्यों उदास हो रहा है। मेरी बात सुनकर नानी मेरे करीब चली आई और मुझे अपने साथ लगा लिया। कहने लगी, मैं जानती हूँ तू अंदर से क्या महसूस करती है। तुझे अपने आप से बहुत सारे गिले हैं, तुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है, लेकिन मैं क्या करूँ, तेरी माँ को कुदरत ने हमसे छीन लिया और तेरा बाप खुद ब खुद तुझसे दूर हो गया। मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि तुझे भरपूर मोहब्बत और ध्यान दूँ, लेकिन शायद मेरी मोहब्बत और तवज्जो में कोई कमी है, इसीलिए तू उदास उदास रहती है।
नानी की बात पर मैं तड़प कर उनके साथ लग गई और कहने लगी, नहीं नानी, ऐसी बात नहीं है। असल में आजकल मैं कुछ उलझन का शिकार हूँ। एक चेहरे को देखकर ऐसा लगा था जैसे उसे पहले कहीं देखा है, बस इसी बात पर उलझी हुई थी। नानी कहने लगी, हो जाता है कभी कभी ऐसा। हो सकता है तुमने वाकई उसे देखा हो, या ये भी हो सकता है ये सिर्फ तुम्हारा वहम हो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और इधर उधर की बातों में नानी का ध्यान बटाने लगी। लेकिन अगले दिन का सूरज मेरे लिए फिर से हैरत का तेज झटका लेकर उगा था। जब सुबह नाश्ते के फौरन बाद ही बेल बजी, जब मैं देखने गई तो सामने मेरे पापा खड़े थे। उन्हें देखकर मैं इतनी ज़्यादा हैरान हुई कि ना तो अंदर आने का कहा और ना ही उनसे कोई बात की, बस खड़े खड़े उन्हें देखती रही। फिर वो कहने लगे, तुम मारिया हो ना? उनके कहने पर मैंने एक बार हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी मैं मारिया हूँ, और चुपचाप वापस अंदर की तरफ चली गई। गेट मैंने खुला छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था वो अंदर ही आएंगे। उस वक्त मैं अजीब सी हालत का शिकार थी। मुझे अपने पापा का इस तरह आना समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो इतने समय के बाद यहाँ पर क्यों चले आए? जब उन्होंने इतना समय मुझे भुलाए रखा तो फिर अब वो क्या करने आए थे? मैं अजीब सी हालत का शिकार हो रही थी। मैं अपने कमरे में थी जब नानी मेरे पास आई थीं। वो भी बहुत उदास लग रही थीं, आंखों में नमी भी थी। कहने लगीं, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। मैं उनके साथ बाहर लॉन्ज में चली आई। जैसे ही मैं बाहर लॉन्ज में आई, पापा एकदम उठकर मेरे पास आए थे। शायद वो मुझे गले लगाना चाहते थे, लेकिन मैंने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। पापा मेरा ये सर्द रवैया देखकर चुप हो गए और उनके चेहरे पर एक साया सा ठहर गया था। मैं वहीं खड़ी रही। कुछ पल वो मुझे देखते रहे, फिर कहने लगे, मारिया, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादती की है। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मुझे मेरी उन गलतियों की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। उन्होंने तो एकदम ही मुझ पर बम फोड़ दिया था। मैंने जल्दी से नानी की तरफ देखा। नानी के हाव भाव भी मुझसे कुछ अलग नहीं थे। मैं पापा के साथ नहीं जाना चाहती थी और यही बात कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। तो थोड़ी देर के बाद बाहर से अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैं कमरे से बाहर आई। सामने ही मामी और नानी आमने सामने खड़ी थीं। मामी ने मुझे देखा तो गुस्से से कहने लगीं, लो आ गई नवाबजादी। अब जब इसका बाप इसे लेने के लिए आया है तो आपने इसे भेजा क्यों नहीं? आप इसको क्यों सीने से लगाकर बैठी हैं? आप जानती हैं महंगाई के इस ज़माने में अपने ही बच्चों का खर्चा पूरा करना इतना मुश्किल काम है, और आप हैं कि दूसरे के बच्चों को सीने से लगाए बैठी हैं। कब तक ये हमारे सीने पर मूंग दलती रहेगी? ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने कमरे में चली आई। मामी हमेशा ही मेरे साथ इसी तरह से पेश आती थीं और आज उनका रवैया कुछ ज़्यादा ही दिल दुखा रहा था। उसके बाद ना मैंने खाना खाया और ना ही अपने कमरे से बाहर निकली, और तब नानी मेरे पास आईं। उनकी आंखों में आंसू थे। वो कहने लगीं, तुम्हारी मामी तो बस ऐसे ही करती रहती हैं। तुम उसकी बातों पर दिल छोटा मत करो। खाना नहीं खाओगी तो मैं भी भूखी रहूँगी। नानी ने ज़बरदस्ती मेरे मुंह में रोटी के कुछ निवाले दिए थे जिन्हें मैंने मुश्किल से ही निगला था। आज तो मुझे हर चीज़ बुरी लग रही थी, और ख़ास तौर पर मामी का बार बार मुझे खाना खिलाने का ताना देना। ये बात मुझे बहुत बुरी तरह से चुभी थी। मैं सोच रही थी कि अब मैं इस घर में बाकी की ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। अगर पापा के साथ मैं चली जाती तो ना जाने मेरी सौतेली माँ मेरे साथ क्या सलूक करती। मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मगर बिन देखे बिन जाने मुझे उससे सख्त नफरत महसूस हो रही थी। आखिर वही तो थी जिसने मेरे बाप को मुझसे दूर रखा था, और उसकी वजह से ही तो पापा मुझसे कभी मिलने नहीं आए थे। यही सोचकर मेरा दिल गुस्से से फटने लगा। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी वहाँ नहीं जाऊंगी। इतने टाइम तक उन्होंने मुझसे नहीं पूछा तो अब उन्हें मेरी याद क्यों आई थी? मैंने फैसला कर लिया कि अगर मैं वहाँ गई भी तो अपनी सौतेली माँ का जीना हराम करके रख दूंगी। मैं जानती थी कि नानी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थीं और नानी कभी भी मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती थीं। उन्हें मुझ में अपनी बेटी का चेहरा नजर आता था, और मेरा भी यही फैसला था। कुछ भी हो जाए मैं कभी भी पापा की बात नहीं मानूंगी, चाहे मामी मेरे साथ कैसा ही रवैया क्यों न रखें। ये फैसला करके मैं सुकून से सो गई। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। मामी हर वक्त खामोशी से गुस्से से मुंह फुलाए रहती थीं। वो ना तो नानी से सीधे मुंह बात करती और ना ही मुझसे बात करती थीं। अब तो मामा भी मेरे रहने से झुंझलाने लगे थे। मामा दबे शब्दों में नानी से कहते कि आप इसे अपने बाप के घर क्यों नहीं भेजती? आखिर कब तक हम यूं ही जबान पर आई लड़की की जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? मामा की बात सुनकर नानी गुस्से से बोली कि किसी पराई की नहीं है, वो मेरी नवासी है, मेरी बेटी की बेटी है। तुम भी अपनी बीवी की जबान बोलने लगे। उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारी बहन की औलाद है
और तब मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने नानी से कहा, मुझे अपने पापा के घर जाने दें, कब तक आप मामा और मामी से बातें सुनती रहेंगी। नानी ने मुझे गले लगा लिया, कहने लगी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकता, तुम दूसरों की बातों को दिल पर मत लो। उस दिन भी मैं आदत के अनुसार बच्चों के साथ छत पर खेलने में बिजी थी। मुझे आसपास का बिल्कुल भी होश नहीं था और मैंने ये भी नहीं देखा कि सामने छत पर खड़ा लड़का कितनी देर से लगातार मुझे घूरे जा रहा था। उसी समय मामी छत पर आईं। उन्होंने इस मंजर को बहुत गौर से देखा। उनके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। मैंने यूं अकेले मुस्कुराते उन्हें देखा तो मुझे ये बात कुछ अजीब लगी थी, क्योंकि मामी तो हर वक्त गुस्से में रहती थीं। रोजाना कॉलेज से वापस आने के बाद मैं छत पर बैठकर बच्चों के साथ खेलती थी। कभी अमरूद खाती तो कभी कच्ची कैरी खाती, कभी छुपन छुपाई खेलती। इतने में वो लड़का भी लगातार अपनी छत पर घूमता रहता था, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया था। उस दिन भी हम मिलकर अमरूद खा रहे थे जब मेरे पास एक बच्चा आया और कहने लगा, ये खत आपको उस लड़के ने दिया है। ये देखकर मैं परेशान रह गई। मैंने जब उस लड़के की तरफ देखा तो वो इशारे से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मैंने बिना देखे खत को फाड़कर फेंक दिया। मेरी तरफ से उसके लिए एक बेहतरीन जवाब था। अब मैंने सावधानी बरतनी शुरू कर दी थी। मैं बहुत ही कम छत पर जाती थी। मैंने ये बात नानी को नहीं बताई थी। मेरे लिए ये बात कोई इतनी बड़ी नहीं थी और मैं ये बात नानी को सुनाकर परेशान नहीं करना चाहती थी। उस दिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मेरे लिए ऐसे मौसम का मजा छत पर जाकर ही दोगुना हो जाता था। जब मैं छत पर गई तो हमेशा की तरह बेनियाज थी। कुछ ही देर बाद मेरे पास एक पत्थर आकर गिरा। मैंने सर उठाकर देखा तो वो लड़का मेरी तरफ ही देख रहा था। उसने पत्थर पर एक कागज लपेट कर मेरी तरफ फेंका था। उसी वक्त मामी और मामा ऊपर आ गए। उन्होंने ये मंजर देख लिया था। मेरे मामा और मामी की तरफ मेरी कमर थी, जबकि वो लड़का उन दोनों को देखकर नीचे भाग गया था। मैंने पत्थर उठाकर वो कागज खोला तो उस पर लिखा हुआ था, तुम इतने दिनों से छत पर नहीं आ रही थीं। मैं रोज तुम्हारा इंतजार करता हूँ और तुमने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। तभी मामा ने मेरे हाथ से वो खत छीना और उनके चेहरे के हाव भाव गुस्से के मारे बदलने लगे थे। वो मुझे हाथ से खींचते हुए नीचे लेकर नानी के पास आए। कहने लगे, देख लें आप अपनी लाडली के करतूत, ये क्या गुल खिला रही है। नानी ना समझी से हम लोगों की तरफ देखने लगी। मामा ने अपनी आंखों देखी तमाम कहानी नानी को बताई। नानी किसी भी तरह इस बात पर यकीन करने को राजी नहीं थीं और मैं बेगुनाह होते हुए भी सबकी नज़रों में मुजरिम बन गई थी। तब मामी को भी खूब मौका मिल गया था। वो बढ़ चढ़कर मुझे बुरा भला कहने लगी। मामा ने भी साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मैं अब इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, इसको इसके बाप के घर भेज दें। तब नानी ने मजबूरन रोते हुए पापा को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि अपनी अमानत अपने घर ले जाओ। वो पूरी रात मेरी आंखों में ही कटी थी। मैं रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। मेरी आंखें सूज चुकी थीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब लोग मेरे बारे में कितना गलत सोच रहे थे। मैंने इस घर में अपना सारा बचपन गुजारा था और आज यहाँ पर मेरी ये आखिरी रात थी। ये सब मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा था। ये सब सोचते हुए मैं न जाने कब सोई थी, जब मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पास बैठा है। मैंने एकदम आंखें खोल दी। ये तो वही लड़का था जो उस दिन मिश्रा अंकल के बारे में पूछ रहा था और जिसे मैंने सीढ़ियों पर बैठे देखा था। मैं अपनी जगह से उठकर बैठ गई। दरवाजे को देखा, दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। अब मैं बुरी तरह से डर गई थी। डर के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं ये सोचकर डर रही थी कि अगर मामी या मामा ने देख लिया तो ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने उससे कहा, तुम फ़ौरन से यहाँ से चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। वो हमदर्दी से मुझे देखने लगा और बोला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मगर उसकी कोई बात सुनने पर मैं राजी नहीं थी। मैं गुस्से के मारे ऊंचा ऊंचा बोलने लगी। न जाने किसका गुस्सा था जो अब मेरा उस पर उतर रहा था। और तब मेरी आवाज़ सुनकर नानी कमरे में आ गईं। मैंने नानी को देखा तो डर के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं कि अगर नानी ने उस लड़के को देख लिया तो वो यकीन कर लेंगी कि मामा और मामी सच कह रहे थे। मैंने डर से अपनी आंखें मींच लीं। नानी मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, क्या बात है, तुम इस कदर शोर क्यों मचा रही हो। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोलीं। जब मैंने अपने साथ देखा तो मेरी आंखें फिर फटी की फटी रह गईं। वहाँ तो अब कोई भी नहीं था। नानी ने मुझे यूँ डरे देखा तो कहने लगी, क्या बात है, क्यों इतनी उलझी उलझी और डरी हुई हो। फिर वो मेरी हालत देखकर खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हारे मामा को गलत फहमी हुई है, तुम ऐसी नहीं हो। मेरी परवरिश कभी ख़राब नहीं हो सकती। जानती हूँ कि तुम बहुत ही नेक और सुलझी हुई बच्ची हो और जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैंने खुद को नानी की कमज़ोर बाहों में छुपा लिया था और हिचकियों से रोने लगी।
अब इस दुख और तकलीफ के साथ साथ डर भी शामिल हो चुका था। ना जाने वो लड़का कौन था और अब एकदम से गायब कैसे हो गया था। नानी मुझे काफ़ी देर तसल्ली देती रहीं और फिर उठकर अपने कमरे में चली गईं। सुबह नाश्ता करने के बाद मैंने मरे मरे हाथों से अपने कपड़े बैग में डाले थे और तभी पापा मुझे लेने के लिए आ गए। वो आज बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। नानी ने मुझे रोते हुए विदा किया था। पापा मुझे लेकर एक बहुत ही खूबसूरत से घर में आ गए थे। ये घर चारों तरफ से बंद था और इस घर में हरा भरा एक खूबसूरत सा गार्डन भी था जो आंखों को बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं जब घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं पहली ही नज़र में यहाँ रहने वालों की सफाई सुथराई को मान गई थी। हर चीज़ को अपनी जगह पर रखा गया था और यकीनन ये मेरी सौतेली माँ का ही कमाल था। और तब एक कमरे से मेरी मामी की उम्र की ही एक औरत निकलकर बाहर आई। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी। उसने मुझे खुले दिल से वेलकम किया, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपने पापा से कहा कि मुझे मेरा कमरा दिखा दें, मैं आराम करना चाहती हूँ। मेरी सौतेली माँ का चेहरा फीका पड़ गया था, मगर उसके बावजूद वो खुशी खुशी बोली, चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कमरे में आने के बाद मैं ये देखकर हैरान रह गई कि कमरे को मेरी पसंद के अनुसार ही सजाया गया था। पर्दे, फर्नीचर, हर चीज़ मेरी मर्जी के अनुसार थी, मगर मैं तारीफ करके उनको सर पर नहीं चढ़ाना चाहती थी। उन्होंने बहुत ही खुशी खुशी पूछा कि तुम्हें अपना कमरा पसंद तो आया। मैंने उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और उन्हें नज़रअंदाज करके अपने बिस्तर पर लेट गई। वो शर्मिंदगी से वापस पलट गईं और थोड़ी देर के बाद उन्होंने नौकरानी के हाथ मेरे लिए चाय और कुछ खाने पीने का सामान भिजवाया। नौकरानी जाते जाते कहने लगी कि बेगम साहिबा कह रही हैं, आपको खाने में क्या पसंद है। मैंने बहुत ही रूखे शब्दों में जवाब दिया, जो मर्जी बना लो, मैं हर चीज़ खा लेती हूँ। पापा ने कुछ दिन बाद ही एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन भी करवा दिया था। पापा का मेरी सौतेली माँ से एक ही बेटा था जो मुझसे बहुत छोटा था। मैं जब भी कॉलेज से घर आती तो हर वक्त मेरे आगे पीछे फिरता रहता। उसकी ज़बान मुझे दीदी दीदी कहते हुए नहीं थकती थी, मगर मैं उसे भी नज़रअंदाज कर दिया करती थी। हालांकि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे और मेरा तो वक्त बच्चों के साथ खेलते हुए ही गुजरा था। वो भी बहुत ही गोलू मोलू सा था। उसको देखकर मेरा दिल उसकी तरफ हुमकता था, मगर मैंने खुद पर दिल पर पत्थर रख लिया था। मैं अपनी सौतेली माँ को किसी खुशफहमी में नहीं डालना चाहती थी। मैं उसे तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी और यहाँ तक कि अगर वो मुझे कोई काम कह देती तो मैं उस काम को ख़राब करके रख देती। मैं हर वक्त पापा की नज़रों में उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। उस दिन पापा ने मेरी सौतेली माँ को अपने कपड़े प्रेस करने के लिए दिए थे और कहा कि इनको अच्छे से प्रेस कर दो, मैं आज यही कपड़े पहन कर जाऊँगा। उस समय मैं हॉल में बैठी नाश्ता कर रही थी। मैंने उनकी सारी बातें सुन लीं। तभी मेरे सौतेले भाई ने मेरी माँ को कमरे में बुला लिया। मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैं उसी वक्त अपनी जगह से उठी और प्रेस को फुल स्पीड में गर्म करके पापा की शर्ट के ऊपर रख दिया। और काफ़ी देर के बाद जब मेरी सौतेली माँ वहाँ पर आई तो उनकी एक चीख निकल गई थी, क्योंकि वो शर्ट बुरी तरह से जल गई थी। उन्हें तो अच्छे से याद था कि वो प्रेस को बंद करके गई थी। ये काम इस घर में कौन कर सकता था, ये बात वो अच्छे से जानती थीं। जब पापा ने कपड़ों का ये हाल देखा तो उनका गुस्से से दिमाग घूम गया। उन्होंने मेरी सौतेली माँ को गुस्से से बहुत बातें सुनाईं। अब मेरी सौतेली माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने एक शिकवा भरी नज़रों से मुझे देखा था। उनकी नज़र में ना जाने ऐसा किया था कि मैं नज़रें चुराने पर मजबूर हो गई थी, मगर मेरे दिल में सुकून पैदा हो गया था कि उसने मेरे बाप को मुझसे छीना है तो उसकी इतनी सज़ा तो बनती है। अब मैं उसको बहुत तंग करती थी। मुझे हैरत इस बात पर होती कि वो पापा को मेरे बारे में कुछ क्यों नहीं बताती है। हालांकि मेरी सौतेली माँ को तो एक की चार लगाकर मेरे पापा को बताना चाहिए था, क्योंकि मामी तो इसी तरह करती थीं। हर वक्त नानी के कानों में मेरे खिलाफ पट्टियाँ पड़ाती रहती थीं, जबकि मेरी सौतेली माँ उनसे बिल्कुल अलग थीं। मुझे उनकी ये बात बहुत हैरान करती थी और फिर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये बस उनका नाटक है। वो बस मेरे दिल में अपने लिए जगह पैदा करना चाहती हैं, मगर क़यामत तक वो मेरे दिल में अपने लिए जगह पैदा नहीं कर सकती। ये बात तो तय थी। उस दिन मेरी सौतेली माँ ने खाना तैयार करके रखा तो मैंने खाने में बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया था। पापा का बीपी हाई रहता था, इसलिए पापा खाने में नमक कम ही खाते थे। बस ये बात मैं जानती थी, इसीलिए मैंने जानबूझकर उस दिन नमक सब्जी में ज़्यादा डाला था। मैं अपने पापा की नज़रों में उस औरत को नीचा दिखाना चाहती थी। जैसे ही पापा खाना खाने लगे तो पापा तेज नमक देखकर उनका पारा हाई हो गया था और उन्होंने मेरी सौतेली माँ को बेभाव की सुना डाली और बगैर खाना खाए अपने कमरे में चले गए। मैं इस मंजर को देखकर बहुत खुश हुई थी।
तभी मुझे अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ था। मैंने सामने देखा तो मेरी सौतेली माँ मुझे दुख और बेबसी से देख रही थीं। उन्होंने आज भी मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा था और आज भी खामोशी से मुझे देख रही थीं। उनकी नज़रों में ना जाने ऐसा किया था कि पहली बार मैं शर्मिंदा हुई थी और खाना वहीं पर छोड़कर अपने कमरे में आ गई। मेरा दिमाग लगातार उसी चीज़ में उलझा हुआ था। सौतेली माँ की आंखों में ऐसा किया था जो मैं अपनी जगह पर शर्मिंदा होकर रह गई। मैंने सोच लिया कि मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगी। मैंने अपना बैग लिया और किताबें निकाल कर बैठ गई और पढ़ने लगी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ था। मैंने पूछा, कौन है? तो बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ नहीं आई। और जब दोबारा दरवाज़ा बजा तो मैंने पूछा, कौन है? तब भी कोई आवाज़ नहीं आई। खामोशी छाई रही। अब मैंने दरवाज़ा खोल दिया और ये देखकर मैं एकदम से डर गई, क्योंकि मेरे सामने तो वही लड़का खड़ा हुआ था जिसे मैं पहले भी 2-3 बार देख चुकी थी। आज उसको मैंने यहाँ पर देखा तो मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर वो दरवाज़ा धकेल कर कमरे में दाखिल हो गया। अब तो मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मैं नहीं चाहती थी कि उसको कोई मेरे कमरे में देख ले, नहीं तो मेरी मामी की तरह मेरी सौतेली माँ भी इस बात का अफसाना बना डालती। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो लड़का मुझसे कहने लगा कि घबराओ मत, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने उस लड़के से कहा, आखिर तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जानते हो अगर तुम्हें यहाँ पर कोई देख ले तो कितनी बदनामी होगी। उस दिन तुम मामा के घर आ गए थे, शुक्र है नानी ने तुम्हें नहीं देखा था, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। वो लड़का मुस्कुराया और कहने लगा, यहाँ पर मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं देख सकता, इसलिए बेफिक्र रहो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें डर से पूरी फैल गई थी। मतलब क्या था उसकी इस बात का? वो कहने लगा, मतलब वही है जो तुम समझ रही हो। मैं एक आत्मा हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ। मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हें नज़र आ रहा हूँ। अगर कोई तुम्हारे कमरे में आ भी जाए तो मुझे यहाँ पर नहीं देख सकता। ये बात सुनकर मैं कई कदम पीछे हट गई। वो एक आत्मा था, ये सोचकर ही मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। बचपन से ही मैं भूतों के किस्से कहानियाँ सुनती आ रही थी और इन्हें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी। मेरे चेहरे पर फैला डर देखकर वो लड़का कहने लगा, तुम मुझसे क्यों डरती हो, जबकि मैं तो कई सालों से तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम उस घर में अमरूद तोड़ने आती थी तभी से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उसी घर में तो रहता हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैंने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाया और ना ही कभी ऐसा सोच सकता हूँ। मैं तो तुम्हारे सामने भी किसी मकसद से ही आया हूँ। मैं जानता था कि तुम डर जाओगी और मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। अगर तुम मजबूर ना करती तो मैं यूँ कभी भी तुम्हारे सामने ना आता। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और कहने लगी, क्या मतलब? मैंने कैसे मजबूर किया आपको? वो कहने लगा, जो कुछ तुम आजकल कर रही हो जानती हो वो किस कदर गलत हरकत है। तुम पति पत्नी में जुदाई पैदा करने की कोशिश कर रही हो, एक पत्नी को उसके पति की नज़रों में गिराने की कोशिश कर रही हो, और ये बहुत ही गलत बात है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी सौतेली माँ बहुत अच्छी औरत है, ना जाने क्यों तुमने उससे बैर बांध लिया है। ये सब कुछ मैंने सुना तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं कहने लगी, सौतेली माँ ने मेरे बाप को मुझसे छीने रखा, कभी उसने मुझसे मिलने नहीं दिया और अब वो अच्छी बन गई है। वो कहने लगा, तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे बाप को कभी भी तुमसे मिलने के लिए नहीं रोका, बल्कि तुम्हारी नानी तुम्हारे बाप के पास तुम्हें भेजने पर तैयार ही नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी नानी का लगाव तुमसे कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तुम्हारे अंदर उन्हें अपनी बेटी की शक्ल नज़र आती थी। जितनी बार तुम्हारे बाप ने तुम्हारी नानी से तुम्हें बुलाने की बात की थी, तुम्हारी नानी ने हमेशा टाल दिया था और कहती थी कि तुम उनके साथ बहुत खुश हो, वो तुमसे दूर नहीं रह सकती थीं। मैं ये बात सुनकर चुप हो गई, क्योंकि मैं इस बारे में बिल्कुल अनजान थी। नानी ने मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया था। तब वो लड़का कहने लगा कि आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत मत करना, किसी का भी दिल मत दुखाना। अब जो कुछ भी किया है उनसे माफ़ी मांगो और ये तय कर लो कि आज के बाद तुम किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगी। अब मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये कहकर वो लड़का अपनी जगह से गायब हो चुका था। और तब मुझे यकीन आया कि वो सच कह रहा था। अगले दिन जब सब लोग नाश्ते की टेबल पर थे तो मैंने पापा से कहा कि पिछले दिनों से जो कुछ भी हो रहा है वो मम्मी नहीं बल्कि मैं कर रही हूँ। आज मैंने पहली बार अपनी सौतेली माँ को मम्मी कहा था, और ऊपर से जब मैंने अपनी गलती मानी तो पापा के चेहरे पर खुशी के रंग फैल गए और मेरी सौतेली माँ भी मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, कहने लगी, मैं ना कहती थी आपको, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बस ये मुझसे थोड़ी बदगुमान है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी।
और मैं अपनी सौतेली माँ के चेहरे पर फैली खुशी देखकर शर्मिंदा हो गई। वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती थीं और मैं उनसे ना जाने क्यों इतनी नफरत करने लगी थी। अब मैं घर में हंसी खुशी रहने लगी थी और दिल से मैंने पुरानी सारी नफरतें निकाल दी थीं। अब मैं पापा से फरमाइश करती हूँ, उनसे अपने लाड उठवाती हूँ और अब सौतेली माँ भी बिल्कुल नानी की तरह मेरे साथ पेश आने लगी थीं। वो अच्छी बात पर मुझे शाबाशी देती और बुरी बात पर, गलत बात पर मुझे डांट भी दिया करती थीं। जब मेरे कॉलेज की छुट्टियां हुई तो मैंने पापा से कहा कि मैं कुछ दिन नानी के घर पर रहना चाहती हूँ। पापा ने कहा ठीक है, जल्दी वापस आ जाना, तुम्हारे बगैर अब ये घर सूना सूना सा लगता है। जब मैं नानी के घर आई तो नानी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी और मामी का रवैया तो वैसा का वैसा ही था। नानी से मिलने के बाद मैं अपने घर वापस आ गई। अब कुछ दिनों के बाद मैं नानी से मिलने के लिए जाती रहती हूँ। अगर मैं ना जाती हूँ तो नानी खुद फ़ोन करके मुझे बुला लेती हैं। मामी की खुशी के लिए मैं नानी को उदास नहीं कर सकती थी। अब फिर से मेरी वही पुरानी शरारतें लौट आई थीं और एक दिन मेरे सामने मेरी सौतेली माँ ने अपने भतीजे का रिश्ता रखा। कहने लगी, मेरा भतीजा राहुल बहुत अच्छा लड़का है, मैं चाहती हूँ तुम दोनों की शादी हो जाए। मैंने ये फैसला अपने माँ बाप पर ही डाल दिया था। मेरी रजामंदी पाते ही मेरे माँ बाप ने मेरी शादी राहुल से तय कर दी। जब मेरा रिश्ता राहुल से तय हुआ था तो फिर से वही आत्मा मेरे पास आई थी। वो लड़का कहने लगा कि मैं पहले देखना चाहता हूँ राहुल तुम्हारे लायक है या नहीं। मैं तुम्हें अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त मानता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख आए। अगले ही दिन उस लड़के ने मुझे बताया कि राहुल तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा जीवन साथी साबित होगा, तुम बेफिक्र होकर उससे शादी कर सकती हो। अब मुझे उस आत्मा से डर नहीं लगता था, वो हर कदम पर मेरा साथ देता था। राहुल से शादी मेरी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। राहुल एक बहुत ही अच्छा प्यार करने वाला जीवन साथी साबित हुआ था। जिंदगी में हर तरफ अब खुशियां ही खुशियां थीं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।